बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ रक्त और हमारा शरीर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनिल जब डॉक्टर दीदी से बात कर रहा था तो उसने सवाल किया कि एनीमिया किन किन कारणों से होता है। उन्होंने बताया कि पौष्टिक आहार की कमी के कारण होता है, संतुलित आहार लेना चाहिए, वो सबसे आसान और सही रास्ता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि और भी बहुत से कारण हैं जिन कारणों से एनीमिया हो सकता है। तो यहीं से मैं आज आपको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, पेज नंबर 37 के सेकंड पैराग्राफ से। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। उन्होंने बताया कि हमारे देश में लोग पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, कि संतुलित आहार जिसको कह सकते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ मिले, ऐसे भोजन पदार्थ कम ही लोग लेते हैं। तो ये ज़रूरी है, अगर हमें एनीमिया जैसी बीमारी से बचना है तो पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। पेट में कीड़े जो हो जाते हैं उससे भी एनीमिया होता है। वो खून अंदर ही अंदर आपका कम होने लगता है। अतः इससे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ग्रहण करें। तो इसका जो सबसे सरल रास्ता बताया गया वो ये है कि हम जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करें, जो खाने की चीज़ें खाएं, उनको बहुत साफ सफाई से बनाया गया हो। बहुत साफ सफाई से बनाया गया हो तो हाथ धो लें, कोई भी ऐसा काम करे तो हाथ धोएं, साफ पानी पिएं। तो और हाँ अनिल, और उन्होंने ये भी बताया कि एक चीज़ और, कि ये एक प्रकार के कीड़े हैं जिसके अंडे जो होते हैं वो ज़मीन पर ऊपरी सतह पर रेंगते रहते हैं, और ये अंडे से जो लार्वे होते हैं, यानी बिल्कुल छोटे छोटे रवे की तरह पतले पतले कीड़े होते हैं, जो कि हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते। अंडों के से निकल करके वो मिट्टी और ज़मीन में यूं ही रेंगते रहते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। और त्वचा के रास्ते, जब हम नंगे पैर जमीन पर चलते हैं तो ये त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारी आंतों में जाकर घर बना लेते हैं। मतलब ये आंतों में जाकर लिपट जाते हैं, वहीं रहने लगते हैं और वहीं पर ये अपना स्थान बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो कमजोरी आती है, दूसरा पेट में दर्द होता है, मिचली आती है, सिर दर्द होता है, तमाम तरह के ऐसे लक्षण जो होते हैं पेट में कीड़ों के हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए सबसे सहज क्या है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें। वैसे तो आजकल के दौर को देखा जाए तो शौचालय का प्रयोग करना ज़रूरी हो गया है। खुले में शौच वर्जित है, मना किया गया है, और लगभग गांव घरों में भी अब इसकी व्यवस्था कर दी गई है। तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। खुले में शौच करने के बाद जो ये गंदगी है वो मिट्टी और ज़मीन में रेंगती है। खुले पैरों से घूमने से या अन्य प्रकार से खेतों में काम करने से ये त्वचा के माध्यम से शरीर में पहुंच जाते हैं और आंतों में अपनी जगह बना लेते हैं, और आंतों में ये जाले की तरह बनाकर चिपक जाते हैं, जिनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती है। पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो और बच्चा इसमें कमज़ोर हो जाता है। और बहुत बार देखा है
कि सिर दर्द, उल्टी इत्यादि बहुत अधिक होने पर ये शौच के रास्ते से भी निकलने लगते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत नुकसानदायक है। खुले में शौच बिल्कुल ही वर्जित है, नहीं जाना चाहिए। और तो और नंगे पैर कहीं नहीं घूमना चाहिए, खुले सामानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बता के उन्होंने समझाया कि वास्तव में इनसे अगर बचो तो पेट के कीड़ों से बचा जा सकता है। दीदी यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। तो उसने कहा कि अपनी डॉक्टर दीदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने तो बहुत ज़रूरी बातें बताई। सामान्य जनों के लोगों को तो इन सब छोटी छोटी हिदायतों का पता ही नहीं होता, और वो क्या करते हैं, वो ऐसे खुले में ही शौच जाते हैं, नंगे पांव घूमते हैं, बच्चे नंगे पांव खेलते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो कीड़े होते हैं शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। खाना खाना अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे बच्चा जो रहेगा वो एनीमिक हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, एक पौष्टिक भोजन उसके शरीर में नहीं पहुंच रहा, तो ऐसी स्थिति में वो कमजोरी का शिकार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बातें आपने इतनी अच्छी बता दी। अनिल बोला, वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु कण भी होते हैं, उनका शरीर में क्या काम है। कितना अच्छा प्रश्न था कि शरीर में हमारे कण, रक्त कण में, हमारे रक्त में दो तरह के कण होते हैं, लाल रक्त कण और सफ़ेद रक्त कण। और लाल रक्त कण जो होता है, जो द्रव की तरह लाल रंग का दिखता है, वो उनकी मात्रा भी हमारे शरीर में बहुत होती है, लेकिन साथ में सफ़ेद रक्त कण का भी होना बहुत ज़रूरी है। और जो बिम्बाणु कहा है, जिसे हम प्लेटलेट कहते हैं, ये तीनों चीज़ मिलके ही इस रक्त को, खून को जो हमारे शरीर में है सही ढंग से काम करने देता है। इसमें से एक भी चीज़ अगर कम हो जाए, सफ़ेद रक्त कण कम हो जाए तो हम बीमारी के शिकार हो जाएंगे। प्लेटलेट कम हो जाए तो हमारे अंदर प्लेटलेट की कमी, फिर हमें या तो रक्त चढ़ाना पड़ता है या प्लेटलेट कमी को दूर करने के लिए कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको ग्रहण करना पड़ता है। लोगों का मानना है कि पपीता और उसके पत्ते का रस भी प्लेटलेट बढ़ाने का काम करता है। तो बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे यहाँ इनके खून को बढ़ाने के लिए काम आते हैं, लेकिन उनका पता होता है, ना पता होने की स्थिति में हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, या ज़्यादा बीमारी बढ़ जाने पर हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद हम डॉक्टर से दवा, इलाज और खान पान तीनों पर जब ध्यान देते हैं तब उन चीज़ों से बच पाते हैं। तो अनिल के मन में उत्सुकता जागी कि सफ़ेद रक्त कण क्या है और इसका क्या काम है शरीर में। तो डॉक्टर दीदी ने बताया, दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। सफ़ेद कण ही ऐसे हैं जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे सिपाही होता है, हमारी रक्षा के लिए खड़ा रहता है, ठीक वैसे ही सफ़ेद कण हमारे शरीर को रोगों से हमारी रक्षा करता है, बचाता है कि वो किस तरह से शरीर में ताकत बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यदि रोगों से लड़ने की क्षमता, यदि सफ़ेद कण कम होंगे तो रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होगी और हमारा शरीर बहुत जल्दी ही रोगों का शिकार, विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार हो जाएगा। इसीलिए खान पान ऐसा रखना चाहिए जिससे रक्त की कमी ना हो। लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और प्लेटलेट जो रंगहीन होते हैं, बिम्बाणु, उसको प्लेटलेट कहते हैं, तीनों की मात्रा अगर सही ढंग से होगी तभी रक्त की कमी नहीं हो सकती। अन्यथा उनमें से किसी भी चीज़ की कमी होगी
तो हम विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। चाहे सफ़ेद कण का होगा तो हम रोगों के शिकार हो जाएंगे, प्लेटलेट कम होगा तो हम कमजोरी के शिकार हो जाएंगे, और लाल रक्त कण की भी वही स्थिति है, ना होने पर हम एनीमिक या एनीमिया के शिकार हो जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करता है। लड़ने वाले सिपाही की तरह ही हमारे शरीर में रहता है कि जब रोग हमारे ऊपर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो ये सिपाही उन्हें भगाने का काम करते हैं, उनको धावा बोल देते हैं और उनसे हमारी रक्षा करते हुए उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक संभव होता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। जहाँ तक हो सकता है ये रोगाणुओं को भीतर जगह बनाने नहीं देते हैं और भीतर घर बनाने नहीं देते, जगह नहीं देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारे शरीर के अंदर ये रक्षक तत्व है, हमारे खून में ये रक्षक तत्व है, सफ़ेद रक्त कण, जो हमारे अंदर, जो आजकल लोग कहते हैं इम्यूनिटी पावर, वो है क्या? यही सफ़ेद रक्त कण अगर आपके शरीर के मजबूत हैं और अच्छी मात्रा में है, बराबर मात्रा में है, तो आपके शरीर को कोई भी रोग छू नहीं सकता। आप उसको दूर भगा देंगे अपनी ताकत से। तो ये भी उन्होंने कहा है। तो रोगों से लड़ने की क्षमता हमें कौन प्रदान करता है? तो हमारे शरीर के अंदर सफ़ेद रक्त कण जो है वो प्रदान करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करे। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। रक्त वाहिकाओं की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह से दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब हमारे रक्त में 4 चीज़ें होती हैं। रक्त के अंदर 4 चीज़ें होती हैं: लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण, प्लेटलेट और प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो होता है वो रक्त को तरल बनाए रखने में काम करता है, तो ये लिक्विड रहने में काम करता है। और जो बिंबाणु होते हैं वो समझ लीजिए कि एक तरीके से वो हमारे शरीर में यदि कहीं चोट लग जाए, कहीं कट फट जाए, तो आपने देखा होगा कि खून बहने लगता है। और अगर आपने मान लीजिए आपकी उंगली किसी चीज़ से, धारदार किसी चीज़ से, चाकू से या किसी चीज़ से कट गई, छिल गई, तो क्या होता है कि हमें उसे स्थान को कस के दबा लेना चाहिए। जब हमने दबा लिया तो रक्त जो होता है उसी जगह रुक जाता है। और जो हमारे अंदर प्लेटलेट होते हैं वो रक्त को जमाने का काम करते हैं, जमने के लिए। जैसे हवा में अगर रक्त की बूंद रखिए तो उसको तुरंत जमने लगता है, खुले स्थान पर रखते ही वो जमने लगता है। और ऐसी स्थिति में ये जमने की प्रक्रिया किसकी वजह से होती है? जमने की प्रक्रिया हमारे शरीर में जो ये प्लेटलेट होते हैं ये करते हैं। वो प्लाज्मा के अंदर रेशे की तरह चिपक जाते हैं। जैसे किसी एक स्थान पर यदि ये कहा जाए कि एक स्थान कट गया है और कटने के बाद यहाँ से रक्त बह रहा है, और रक्त चूँकि चिपचिपा होता है और प्लेटलेट जो होते हैं इसमें इस तरीके से जाले की तरह बुनते चले जाते हैं। जब बहुत देर तक ये रक्त के साथ जुड़ जाते हैं तो ये इसी तरीके से बांध देते हैं, और जो हमारे स्किन, चमड़े का जो 2 भाग हुआ रहता है उसको ही सिलाई करने का काम कर देते हैं। वो जब आपस में चिपक जाते हैं तो इनसे रक्त जो है निकलना बंद हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि प्लेटलेट की वजह से ये प्लाज्मा जो होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, वो यहाँ हवा में चिपकने लगता है और चिपक कर कटे वाली जगह की दोनों तरफ के चमड़े को
एक में चिपकाने का काम करता है, गोंद की तरह चिपकाने का काम करता है, और खून उसी पर जम जाता है, मोटी लेयर की तरह, एक परत की तरह उस पर जम जाता है। तो ये जो होता है उससे खून जमने का काम हो जाता है और बहता हुआ जो रक्त होता है वो रुक जाता है। तो इसमें इस वजह क्या है, इसके क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन ही इन्हें जमाने का काम करता है। रक्तवाहिका की कटी-फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान जाल बुन देती है। जैसे मैंने ये बताया है कि मकड़ी के जाले की तरह ये इस तरीके से जाले बुनती जाती है, फिर वो दोनों तरफ की स्किन को बिल्कुल एक में जोड़ देगी, और जोड़ने के बाद वहाँ रक्त जम जाएगा और रक्त का बहना बंद हो जाएगा। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार जो होती है वो रक्त बंद चिपक जाती है और रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो जब दीवार यानी दोनों तरफ के चमड़े को एक में जोड़ देगी, जैसे किसी फटे चीज को सुई धागे से हम सिल दें तो वो एक में चिपक जाएगा, तो ठीक वैसे ही ये बिम्बाणु जो है इस रक्त में जाले की तरह बुनाई का काम करते हैं, फिर ये रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। बात सच है बिल्कुल। यदि हमारे हाथ में चाकू, ब्लेड जैसी कोई हल्की सी चीज लगती है, हल्का चीरा लगता है, तो हम उसको जोर से दबा लेते हैं या किसी चीज से बांध देते हैं। टेप वगैरह आपका स्किन को में घाव को चिपकाने के लिए आता, वो लगा दिया। लेकिन अगर घाव गहरा है, खतरनाक है, चोट बहुत गहरी है, तब ऐसी स्थिति में तो खून नहीं रुकता, हाथ से दबाने पे भी नहीं रुकता, कपड़े और रुई से बांध देने पर भी वो रिश्ता रहता है, क्योंकि बहाव बहुत तेज होता है। तब क्या करना होता है? तो उन्होंने कहा कि तब सबसे पहले आसान होता है कि आप उस जगह को किसी स्वच्छ कपड़े से बांध दीजिए, साफ पट्टी बांधिए उस पर, ताकि बहाव की जो गति तेज है वो धीमी हो जाए। और क्योंकि अगर हम किसी जगह को बहुत ज़्यादा रक्त भी निकल रहा है और जोर से हाथ से दबा लें तो उसके रक्त का बहाव जो है वो कम हो जाएगा, यद्यपि पूरी तरह रुकेगा नहीं लेकिन धीमा हो जाएगा। या उस जगह मोटी रुई की गद्दी रख करके अगर हमने उसको कस के बांध दिया तो भी उसके बहने की गति जो है वो कम हो जाएगी, और उसके बाद हमको डॉक्टर के यहाँ ले जाने तक का समय मिल जाएगा। अन्यथा खून ज़्यादा बह जाएगा तो रोगी को या तो खून चढ़ाना पड़ जाएगा या तो हमें उसमें टाँके लगवाने पड़ जाएंगे। तो उसको लेके भाग करके डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए और डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और ज़रूरत पड़ने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर क्या करता है, उस जगहों में टाँके लगा देता है। टाँके लगाना मतलब सिलाई कर देना। तो उसके एक धागे से, एक स्किन चमड़े को सिलने के लिए जो धागा आता है उसी से वो सिल देते हैं, और सिल देने के बाद भी रक्त बहता है, लेकिन रक्त हवा के संपर्क में उस पर आते ही चिपकने लगता है उन सिलाई के ऊपर, और धीरे धीरे रक्त जो होता है वो बहना बंद हो जाता है। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि एक साफ कपड़ा उस जगह आप बांध दीजिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। किसी भी जगह पर अगर रक्त बहुत तेज बह रहा है तो सबसे पहले उस जगह को नीचे की ओर लटकने नहीं देना चाहिए, आपको उसको ऊंचाई पर रख लेना चाहिए। हाथ है, पैर है, अगर कहीं से रक्त निकल रहा है तो उसको पहले ऊंचा करिए। बहाव को उल्टा होगा तो उसमें उतना फोर्स जो बहना है वो कम हो जाता है। फिर क्या होता है कि बहना उसका कम हो जाएगा, तब आप उस पर वहाँ एक सफ़ेद साफ सुथरा कपड़ा मोटी गद्दी बना के रख के बांध देंगे, तो उसमें बहाव कम हो जाएगा। और आपको दबाव पड़ने से जब रक्त कम हो गया तो आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाने तक का समय मिल जाएगा। अन्यथा बहुत अधिक खून बह जाना खतरे की निशानी है। तो अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उस रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो दीदी ने बताया कि अगर बहुत खून बह गया है फिर तो रक्त की कमी हो जाएगी,
तो हमें रक्त चढ़ाना पड़ जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, रक्त चढ़ाना है, एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाना है, या रक्त कहाँ से मिलता है? खून को मिलना, खून की भी क्वालिटी होती है, उसके स्तर होते हैं, ए बी ओ, ए प्लस बी प्लस तो ओ प्लस। तो इस तरीके से जो रक्त होता है उसकी जानकारी होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, जो दीदी ने अनिल को बताई। कि अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? बिल्कुल साधारण सा सवाल उसने पूछा कि क्या किसी भी व्यक्ति का खून किसी को चढ़ाया जा सकता है? तो संभवतः आप जानते होंगे कि नहीं। खून की पहले जांच की जाती है कि जिस व्यक्ति जो रोगी है उसके खून की जांच करके ये पता लगाया जाता है कि उसके शरीर में किस प्रकार का खून है, कौन सा खून है और उसकी क्या क्वालिटी है, ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, क्या है, ए है। तो ये सब पता लगाने के बाद ही हमको रक्त चढ़ाया जाता है। फिर हमको जितने रक्त देने वाले लोग होंगे उनके भी रक्त की जांच करनी पड़ती है, और रोगी के रक्त से दोनों रक्त को मैच कराया जाता, मिलाया जाता है। जब दोनों रक्त एक ही क्वालिटी, एक ही मैच का होगा तो वो चढ़ाया जाएगा। लेकिन एक रक्त ऐसा होता है जिसको हम ये मानते कि वो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, वो ओ प्लस जो रक्त होता है वो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। लेकिन बाकी बिना रोगी के खून की जांच किए हम किसी का रक्त किसी को नहीं चढ़ा सकते। ऐसी स्थिति में रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले खून की जांच करवानी पड़ती है, और जो खून हमें चढ़ाना है उसकी भी जांच होगी। जब दोनों खून की जांच एक में मिलती जुलती होगी, एक जैसी होगी, रक्त की ब्लड की क्वालिटी एक होगी, तो वो चढ़ाया जाएगा, अन्यथा नहीं चढ़ा सकते। और ये भी जरूरी बात नहीं कि घर के 4 सदस्य अगर जांच कराएं तो चारों सदस्य का रक्त एक ही हो, अलग अलग हो सकता है। भाई बहन का भी रक्त अलग अलग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बिना जांच के हम रक्त नहीं चढ़ा सकते। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी एक का रक्त एक सा नहीं होता। तब उन्होंने समझाया कि नहीं, हर एक का रक्त जो होता है एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि जो उनकी गुण और उसकी क्वालिटी होती है उसके आधार पर रक्त को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। जरूरत व्यक्ति को रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त दिया जाता है। मैंने अभी आपको ये बात बताई कि जरूरत पड़ने पर सबसे पहले उसी समूह की जांच होती है। अब प्रश्न उठता है कि अगर किसी भी कारण से घर के सारे सदस्यों की जांच होने के बाद भी यदि खून का जो एक तरीके से मेल है वो एक जैसा न हो, तब हम क्या करें? तब हमको ब्लड बैंक से जाकर खून खरीदना पड़ता है। लेकिन आपको एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि ब्लड बैंक में खून पैसों से नहीं मिलता, खून के बदले में खून मिलता है। आपको जितना खून वहाँ से आवश्यक है उतना रक्तदान करना होगा, तब आपको जाके उस रोगी के रक्त की जांच के हिसाब से रक्त दिया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ब्लड बैंक में रक्त को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए तमाम उपाय किए जाते हैं, और अगर लोग ब्लड बैंक से रक्त लेते रहें और देंगे नहीं तो फिर तो ब्लड बैंक खत्म हो जाएगा, और फिर वहाँ पर
खून की कमी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में हमें ये एक क्वालिटी, किसी भी क्वालिटी का रक्त उन्हें देना होगा और साथ में बदले में अपने मरीज की क्वालिटी का रक्त लेना होगा। तो हमें रोगी को उसी तरह का रक्त चढ़ाना होगा। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति हमें न मिले, तब अनिल के जो सवाल थे इतने लाजमी, इतने उचित थे कि किसी भी व्यक्ति के मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर हमें उस समय हमारे घर के किसी सदस्य का वो रक्त ना हो तो हम क्या करेंगे। तो बस मैंने आपको बताया ना कि फिर आपको सीधे ब्लड बैंक का ही सहारा रहता है। ब्लड बैंक में ऐसी आपात स्थिति में हम ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, जो हर अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक होता है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, उन्होंने बताया कि अगर रक्तदान करेंगे तभी हमें रक्त मिलता है। पैसों से रक्त खरीदने से फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ रक्त की कमी हो जाएगी, तो आवश्यकता पड़ने पे मरीज को रक्त नहीं मिलेगा। इसलिए समय समय पर हमें रक्तदान करना चाहिए। क्या, तब अनिल का सवाल देखिए कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने ये पूछा। तो उन्होंने क्या समझाया, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनमें लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। अब उन्होंने बताया कि नहीं, 18 साल से छोटे बच्चों को रक्त देने का अधिकार नहीं है। उनको रक्त नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि एक बार में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि एक बार लेट करके एक पूरी बोतल 1 लीटर की हम भरवा के निकलवा लें, तो फिर आप स्वयं खड़े होने लायक नहीं होंगे। तो एक बार में सिर्फ 300 मिलीलीटर रक्त ही हम निकालते हैं। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। अब लोगों के मन में ये धारणा होती है कि अगर हमने रक्तदान किया तो हमें कमजोरी हो जाएगी, हमारा खून कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर की बनावट और प्रक्रिया ऐसी है कि अगर हम 300 मिलीलीटर रक्त एक दिन में दान करते भी हैं, ब्लड निकलवाते भी हैं, तो वो रक्त स्वतः अपने आप बढ़ जाता है, बन जाता है, शरीर के भीतर वो बन जाता है। और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। ये सब बातें जो हैं सिर्फ लोगों में एक वहम और एक डर डालने के लिए कहा जाता है, ऐसा होता नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ दिनों में ही बना लेता है। उन्होंने कहा कि शरीर की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया ऐसी होती है कि हमारा जो शरीर है वो कुछ दिनों में ही ये इतने रक्त को आसानी से बिना किसी अन्य परिश्रम, अन्य दवाओं या अन्य रक्त को चढ़ाने से भी वो बन जाता है। साधारण खान पान से वो रक्त की प्रक्रिया बन जाती है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ दिन में ही बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे पूरे शरीर में रक्त जो होता है वो करीब करीब 5 लीटर के आसपास होता है। इसमें यदि कुछ रक्त जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। उन्होंने कहा कि अगर 5 लीटर में से 300 मिलीलीटर रक्त देकर अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं तो ये बहुत आसान है और बहुत किसी भी मरीज की जीवन दान बन जाएगा, उसे जीवन दिया जा सकता है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। उन्होंने कहा इससे बड़ी और कोई दान नहीं हो सकता है। किसी को भी अगर जीवन बचाना है तो थोड़ा सा रक्त देकर हम जीवन बचा सकते हैं और हमारे अंदर वो स्वतः बन जाएगा। बिल्कुल साधारण खान पान से वो बन जाता है। तो ये जो वहम डाला जाता है कि खून कम हो जाएगा, तुम्हें नहीं देना चाहिए, तो ये सारी बातें डॉक्टर दीदी ने
अनिल को समझाई कि क्या इसकी प्रक्रिया है। फिर तो बड़े होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। अनिल को डॉक्टर दीदी की बातें सुन के इतनी अच्छी लगी कि उसने भी प्रण किया कि मैं बड़े होने पर रक्तदान जरूर करूँगा, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर किसी रोगी के जीवन को बचाने में ये रक्तदान बहुत सहयोग करता है। और इसलिए उसने कहा कि मैं भी दान करूँगा। तो डॉक्टर दीदी बहुत प्रसन्न होती हैं। उन्होंने कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को शाबाशी दी कि ये अच्छा और दृढ़ निश्चय है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो मैंने ये पाठ पढ़ा दिया आपको। अब इसके प्रश्नोत्तर शेष बचे हैं जो अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।